बेटा ससुराल जा रही है। आज से ससुराल ही तेरा घर है बेटा। जैसे सास और पति कहे तुझे वैसा ही करना है। मेरी सिखाई हर बात याद रखना, तभी सुख में रह पाएगी। संजना एक 25 साल की लड़की। अभी हाल ही में संजना की शादी वर्मा परिवार के बेटे राजीव से हुई है। संजना एक परंपरागत तरीके से पली बड़ी लड़की है। उसकी मां ने उसे एक आदर्श बहू बनाने के सारे गुण सिखाए हैं। आज संजना का ससुराल में पहला दिन है। मां की दी हुई सीख के अनुसार संजना सुबह के 5 बजे ही उठ जाती है। आज मेरी पहली सुबह है ससुराल में। मां ने कहा था बहू को 5 बजे उठना चाहिए। अच्छी बहू वही जो बिना कहे सब कर दे। मैं भी सासू मां को शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। संजना जल्दी से उठकर जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होती है। मां ने कहा था बिना नहाए रसोई घर में कदम नहीं रखना, लेकिन सबसे पहले भगवान जी की पूजा जरूर करना। संजना सुबह सुबह 5 बजे ही मंदिर में बैठकर भजन गाने लगती है। तभी उसकी सास सुधा पिंक नाइटी में आंखें मलते हुए आती है। बहू, इतने सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुर्गे को उठाने निकली हो क्या? संजना अपनी सास को इस तरह देखकर हैरान रह जाती है। धीरे से खुद से कहती है, हे भगवान, ये मम्मी ने क्या पहना है? वो अपनी सास से कहती है, नहीं मम्मी जी, मैं तो पूजा कर रही थी। माँ ने कहा था सुबह जल्दी उठकर पूजा करनी चाहिए। इतनी सुबह पूजा कौन करता है बेटा? जा तू भी सो जा। यहाँ 8 बजे से पहले कोई सोकर नहीं उठता। तो क्यों बिना वजह अपनी नींद बिगाड़ रही है? जा। इतना कहकर सुधा वहां से चली जाती है। लेकिन सुधा की बातें सुनकर संजना का मुंह खुला रह जाता है। ये कैसी सास है? बहू को जल्दी उठने की जगह लेट उठने को कह रही है। पहली बार सास का ये रूप देखा मैंने तो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। संजना अपने कमरे में चली जाती है। खाली बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चलता कब उसकी आंख लग जाती है। जब वो सोकर उठती है तो घड़ी में 8:30 बज रहे थे। उसका पति राजीव भी उठ चुका था। संजना हड़बड़ाते हुए उठती है। अरे बाप रे, 8:30 बज गए, मैं सोती कैसे रह गई? मम्मी जी ने कहा था सब लोग 8 बजे तक उठते हैं, सब उठ गए होंगे। पहले दिन मुझे सबसे सुनने को मिलेगा, क्या करूं मैं? जैसे ही संजना बाहर आती है, देखकर हैरान रह जाती है। राजीव सबके लिए चाय बना रहा है और सुधा भगवान जी की पूजा कर रही है। ये क्या देख रही हूं मैं सो रही थी और सब काम कर रहे हैं। संजना जल्दी से राजीव के पास आती है और कहती है, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप चाय क्यों बना रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरी आंख ही नहीं खुली। सॉरी, आगे से लेट नहीं होगा। राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? रोज मैं ही तो चाय बनाता हूँ, तो आज भी बना ली। और रही बात तुम्हारे लेट उठने की, सो इट्स ओके। तुम भी इंसान ही हो यार, कभी कभी लेट हो जाता है। संजना का मुंह तो खुला का खुला रह गया। माँ ने बताया था ससुराल वाले बहुत सख्त होते हैं। ये लोग तो बहुत कूल है। बहू देर तक सो रही है, बेटा चाय बना रहा है, सास मॉडर्न ड्रेस पहनती है और आरती भी करती है। संजना ये सब सोच रही थी कि उसकी ननद रिद्धिमा की एंट्री होती है, वो भी शॉर्ट ड्रेस में। संजना उसे देखकर हैरान रह जाती है। दीदी, आप इतने छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? तभी मैं जा नहीं रही हूँ, आ रही हूँ पार्टी से। ये सुनकर संजना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हाय राम, दीदी आप ऐसे सबके सामने कह रही हैं आप पार्टी में थी, वो भी पूरी रात? तो क्या हुआ भाभी, सब जाते हैं, आप नहीं गए क्या कभी? संजना ठिठक जाती है। दीदी ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं भला पार्टी में क्यों जाने लगी? फिर वो खुद से ही कहती है, ये अभी बाहर से आ रही है। माँ तो कहती थी बेटी घर से देर रात बाहर निकले तो पूरा खानदान बदनाम हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सब नॉर्मली बैठे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। भाभी प्लीज एक ग्रीन टी बना दो, हैंगओवर मार रहा है। तभी सुधा आकर रिद्धिमा के पास बैठती है। अरे रिद्धू आ गई, एंजॉय किया ना पार्टी में? एंजॉय क्या, पूरा ब्लास्ट हुआ मम्मी, बहुत थक गई हूँ। बस अब 12 बजे तक कोई उठाए ना। ठीक है, आज दादी आने वाली है बाहर से, मैं दादी को भी बोल दूंगी कि तुझे डिस्टर्ब ना करे। ये देखकर संजना ने तो सर ही पकड़ लिया। दीदी पीकर आई है, मम्मी जी कुछ कह नहीं रही। इनकी जगह अगर मेरी माँ होती तो झाड़ू से हैंगओवर उतारती। रिद्धिमा अपने कमरे में चली गई। मम्मी जी, रिद्धिमा दीदी रात भर बाहर थी, आपको चिंता नहीं हुई? बिल्कुल हुई, पर मुझे उस पर भरोसा है। हमने उसे सही और गलत की समझ दी है, रोक टोक नहीं। हर बेटी को थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए, तभी तो वो सशक्त बनती है। लेकिन समाज, लोग क्या कहेंगे?
लोगों की सोच पर नहीं, अपनी बेटी की सुरक्षा और आत्मविश्वास पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सुधा की बातें सुनकर संजना सोच में पड़ जाती है। मैंने सीखा था बहू सर झुकाकर रहे, पर यहाँ तो हर लड़की सर उठाकर जीती है। ऐसे घर भी होते हैं क्या? तभी सुधा कहती है, राजीव टाइम से पहुंच जाना, तेरी दादी आ रही है। दादी माँ का नाम सुनकर संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अब दादी जी आ रही हैं तो सासू माँ को भी घूंघट में रहना पड़ेगा। दादी जी तीर्थ से आती होंगी, मैं उनके लिए कुछ बना देती हूँ। संजना बड़ी उत्सुकता से हाथ में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी। दादी जी आती होंगी, सर पर पल्लू रख लेती हूँ, वरना क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। दादी सास की एंट्री होती है तो संजना की आंखें फटी रह जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है, क्योंकि दादी सास तो उसकी सोच के बिल्कुल उल्टा सुपर कूल निकली। दादी सास ने जींस टॉप पहना है, डार्क मेकअप किया है। संजना को सभी होश में लाते हैं। हाय किटी, मैं हूँ दादी स्वैग वाली। दादी स्वैग वाली जींस मेरी आइडेंटिटी। दादी सास को ऐसे देखकर संजना की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये दादी सास है और जींस में रैप सुना रही है। दादी जी? हाँ बेटा, जमाना बदल गया है, अब दादी भी फैशन में है। दादी जी अब तीर्थ पर ऐसे कपड़े पहनती हैं? किसने कहा मैं तीर्थ पर गई थी? मैं तो गोवा गई थी, गोवा चिल मारने। ये सुनकर संजना शॉक्ड रह जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। लो, ये तो फिर से लुढ़क गई। लगता है इसका हैंगओवर नहीं उतरा। कोई नींबू पानी दो इसको। ये देखकर रिद्धिमा की हंसी छूट जाती है। संजना अपना सर पकड़ती हुए कहती है, बड़े खतरनाक लोग हैं, मुझे शौक पर शौक दिए जा रहा है। घर पर राजीव के ऑफिस से उसकी सेक्रेटरी किसी काम से आती है। उसे देखकर संजना हैरान रह जाती है। राजीव, तुम्हारी सेक्रेटरी एक लड़की है? हाँ, तो क्या हुआ, मुझे तो काम से मतलब है, मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ। सेक्रेटरी का जेंडर क्या देखना, काम देखो। सनाया काम अच्छा करती है, मेरे लिए उतना ही काफी है। संजना देखती है राजीव और सनाया सर झुकाए काम कर रहे हैं। दोनों का ध्यान सिर्फ काम पर है। माँ ने कहा था पति की नजरें बचा कर रखनी चाहिए, पर ये तो खुद ही कह रहा है ये दोनों तो बिल्कुल प्रोफेशनल ही है। मैं शक करूं भी तो कैसे, मेरे सामने बैठकर ही तो काम कर रहे हैं। सर, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन के आखिरी स्लाइड में प्रॉफिट ग्राफ ज्यादा इम्पैक्टफुल चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ ग्राफ को थोड़े स्टोरी टेलिंग स्टाइल में डालते हैं, लेकिन नरेशन को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। उसी वक्त संजना ट्रे में स्नैक्स लेकर आती है। अरे संजना, जरा सुनो तो, तुम्हारा कहानी सुनाने का अंदाज कमाल का है। जरा बताओ ना, ये ग्राफ क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए ताकि वो इमोशनली कनेक्ट करे। ये सुनकर संजना हैरान रह जाती है। मैं क्या बताऊं, ये तो आपके ऑफिस का काम है। हाँ, तो क्या हुआ, तुम घर में सबको इतने अच्छे से संभालती हो, और जो लड़की घर को इतने अच्छे से मैनेज कर सकती है वो ऑफिस का प्रोजेक्ट भी अच्छे से कर सकती है। ये देखो, यहाँ ग्रोथ दिखानी है, लेकिन साथ में ये भी कि हमारी कंपनी ने मुश्किल वक्त कैसे गुजारा। तुम्हारा टच चाहिए, हमारे लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। सनाया भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। सच कहूं तो सर अक्सर आपकी तारीफ करते हैं, अक्सर आपकी राय से प्रोजेक्ट में हेल्प ही मिलेगी। आप मेरी राय लेंगे? क्यों नहीं, शादी का मतलब सिर्फ खाना बनाना, घर के काम करना नहीं होता। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी इक्वल पार्टनर हो। तुम्हारी थिंकिंग प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों बैलेंस करती है, तो फिर तुम्हारी सलाह लेने में समस्या क्या है भला? राजीव की बातें सुनकर संजना भावुक हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। माँ कहती थी पति के काम में दखल मत दो, पर यहाँ तो पति खुद कहता है तुम्हारी सलाह जरूरी है। शायद यही बराबरी होती है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो इतना अच्छा पति मिला। संजना पूरे आत्मविश्वास से राजीव की प्रोजेक्ट बनाने में मदद करती है। तो यहाँ इस ग्राफ में पीछे वाले साल के लॉसेस को लर्निंग फेज बोलिए, और फिर वहां जो जंप है ना उसे बाउंस बैक विथ स्ट्रेटेजी, मतलब कि हार से सीखा और आगे बढ़े। संजना की सूझबूझ देखकर राजीव खुश होते हुए कहता है, एग्जैक्टली यही तो चाहिए था, तुम कमाल हो संजना। पति के मुंह से तारीफ सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है। सुधा, शकुंतला और रिद्धिमा मेहमानों की लिस्ट बना रही है। संजना कहती है, आप लोग मेहमानों की लिस्ट बना रहे हो, कोई फंक्शन है क्या घर में? फंक्शन नहीं, किटी पार्टी है कल, उसी की लिस्ट बना रहे हैं।
संजना शॉक्ड। क्या इस घर में किटी पार्टी होती है? तुम भी अपनी सहेलियों को बुला लो, हमारी भी मुलाकात हो जाएगी उनसे। मैं अपनी सहेलियों को कैसे बुला सकती हूँ? ये तो मेरा ससुराल है ना। तो क्या हुआ, ससुराल ही तो है, कौन सा पानीपत का मैदान है। मम्मी जी की, मेरी, रिद्दू की, सबकी सहेलियां आ रही है, तो तुम्हारी क्यों नहीं? माँ तो कहती थी किटी पार्टियां तो बिगड़ी हुई औरतों का शौक होता है, लेकिन यहाँ तो सासू माँ और दादी जी खुद ही मेजबान है। ऊपर से घर की बहू को कह रही हैं अपनी सहेलियां बुला लो। कमाल के यहाँ के लोग। अगले दिन घर में किटी पार्टी होती है। लड़कियों, आज का गेम है पति से जुड़े सवालों का झूठा जवाब। सभी ठहाका लगाकर हंसती हैं। मम्मी, इस बार दादी जी सब पर भारी पड़ेंगी। अरे बेटा, मैंने 2-2 जमानों से पति को झेला है, जवाब भी डबल ही मिलेगा। पहला सवाल, पति की सबसे प्यारी बात क्या है? जब वो टीवी देखते वक्त चुप हो जाते हैं। जब वो क्रेडिट कार्ड दे देते हैं बिना सवाल पूछे। जब वो खुद कहे चलो शॉपिंग पर चलता है। सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। संजना एक तरफ खड़ी हुई ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। हाय राम, ये सब तो खुलेआम अपने पतियों का मजाक बना रही हैं। माँ ने तो बताया था भूल से भी पति के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तभी सुधा की नजर संजना पर जाती है। अरे संजना, आओ आओ, नई बहू को भी अपनी क्लब में शामिल करना है ना। हाँ भाभी, आपकी सासू माँ और दादी सास बहूज गोन वाइल्ड में एक्टिव मेंबर है। क्या बात है, बहू सास और दादी सास तीनों एक टीम। मैं तो बस चाय देने आई थी। चाय रखो और खुद भी मॉकटेल पियो। ये गुड़ वाली डिटॉक्स ड्रिंक है, कोई अल्कोहलिक नहीं है। काम की चिंता क्यों करती हो, हम सबका घर है तो सब मिलकर काम कर लेंगे। बेटा, बहू होने का मतलब जिंदगी जीना छोड़ना नहीं होता। तुम्हारे अपने भी शौक होंगे, हमें उन्हें जानना है। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल में भी बहुओं के शौक पूछे जा सकते हैं। चलो एक ग्रुप सेल्फी हो जाए, #खानदानी क्वींस। और कैप्शन लिखो, सास भी कभी कूल थी। सभी हंसते हैं। आज संजना पहली बार खुलकर हंसी थी। मैंने सोचा था शादी के बाद मेरी आजादी छिन जाएगी, पर यहाँ तो हर रिश्ते में एक दोस्त छिपा है, और शायद यही असली परिवार है, जहाँ हंसी, समझदारी और अपनापन एक साथ रहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ संजना ससुराल के रंग में रंगने लगी। संजना भी अब जींस टॉप पहनती है, लेकिन मर्यादित। संजना, आज हमारे साथ किटी चलोगी? हाँ सासू माँ, पर मैं भी अपना गिटार लाऊंगी। आज मैं गाना गाऊंगी। संजना अब अपनी सास, ननद और दादी सास के साथ खूब एंजॉय करती है। कुछ दिनों में संजना के मायके वाले घर आते हैं। संजना की माँ सरला, जिन्होंने आज तक संजना को घूंघट में रहना सिखाया था, संजना को जींस और कुर्ते में देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। वो संजना को एक तरफ लेके जाती हैं और डांटने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है, क्या पहना है तूने? ससुराल में हमारी नाक कटाएगी क्या? तेरी सास देखेगी तो क्या कहेगी? हमने तुझे क्या सिखाया था? अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मेरी सास तो खुद कूल है। और पता है, सरला संजना की बात ही नहीं सुनती और गुस्सा करते हुए आगे कहती है, तेरी सास के तो रंग ढंग देखे हैं हमने, लेकिन ये मत भूल, तेरे घर में दादी सास भी है। कम से कम तू तो आदर्श बहू बनती। तेरे जैसी बहू हमारी होती तो हम घर में कभी न लाते। सरला की बहू राधिका कुछ कहने को होती है कि मम्मी जी, दीदी की बात एक बार सुन तो लो। ये सुनकर सरला आग बबूला हो जाती है और अपनी बहू को जोर से डांट लगाती है। अच्छा, तब तू भी मुझसे जबान लड़ाने लगी। भूल मत, मेरे घर में ये सब नहीं चलता। मैं जैसा कहूंगी तुझे वैसा ही करना होगा, समझी? सबके सामने हुए अपमान से राधिका बहुत अपमानित महसूस करती है और उसकी आंखें भर आती है। ये देखकर संजना कहती है, माँ, आप सबके सामने भाभी से कैसे बात कर रही हैं? सब लोग भाभी के बारे में क्या सोचेंगे? अगर भाभी का फर्ज है आपकी मान मर्यादा का ध्यान रखना, तो आपको भी तो उनके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए ना। तू ये बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से सीख गई? मैंने तो तुझे ये सब नहीं सिखाया। ये सब मैंने अपने ससुराल वालों से सीखा है। यहाँ मेरी सास देर तक भी सोती हैं, मंदिर में पूजा पाठ भी करती हैं। मेरी ननद लेट नाइट पार्टी भी करती है और बड़ों का सम्मान करना भी जानती है। मेरी दादी सास जींस पहनती है, जिंदगी खुलकर जीती है। मेरे पति राजीव मेरे लिए चाय बनाते हैं और अपने ऑफिस के काम में मुझसे हेल्प भी लेते हैं। ये सब सुनकर सरला का मुंह खुला रह जाता है। तूने भांग तो नहीं खा ली?
भला ऐसा ससुराल थोड़ी ना होता है जहाँ बहुओं को इतनी आजादी हो। अरे मैं खुद बचपन से देखती आ रही हूँ, मायके से लड़कियां चाहे कितना भी सीख कर आए, लेकिन ससुराल वाले हमेशा ताने ही देते हैं। मेरे ससुराल वाले बिल्कुल ऐसे नहीं है माँ। मैं तो कहती हूँ हर लड़की को ऐसा ससुराल ही मिलना चाहिए। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन सब लोग तेरे ससुराल वालों जैसे थोड़ी ना होते हैं। होते नहीं है पर बन तो सकते हैं ना माँ। क्यों ना शुरुआत अपने घर से ही करे। आप भाभी को उनके हिसाब से जीने की आजादी दे दीजिए ना। ये सुनकर सरला की आंखें नम हो जाती है। माँ, आप जिसे आदर्श बहू मानती हो, वो बहू सिर्फ चुप रहकर सब सहती है, पर एक सच्ची बहू वो होती है जो अपने ससुराल के रंग में खुद को ढाल सके, जो सबको खुश रख सके, चाहे सास 8 बजे उठे या 5 बजे। और सच्चा ससुराल वो है जो बहू को खुलकर जीने की आजादी दे, ना कि उसके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ डाले। लेकिन बहुएं जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा बेटा? घर सबका है तो जिम्मेदारी भी तो सबकी होनी चाहिए ना। आपने मुझे सिर्फ देना सिखाया, लेना नहीं। कभी भाभी से पूछा आपने कि उन्हें क्या अच्छा लगता है? तुम सही कह रही हो संजना, इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। माँ, भाभी भी एक बहू है, लेकिन उससे पहले एक इंसान है, एक लड़की है। उनके भी अरमान है माँ। आप खुद भी एक लड़की हैं, आपके खुद के भी तो अरमान रहे होंगे ना, आपके भी तो सपने रहे होंगे ना। जो सपने आज तक आपकी आंखों में थे, क्यों ना आप उन्हें भाभी के साथ मिलकर पूरा करें। ये सब सुनकर सरला बिलक बिलक कर रोने लगती है। बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। शायद हम माँ होने के चक्कर में औरत होना भूल गए। माँ, बहू आदर्श तब होती है जब उसका घर भी उसे समझे। ससुराल को भी बहू के लिए आदर्श बनना चाहिए। सरला अपने आंसू पोंछती है और राधिका से कहती है, बहू, आज शाम का मेन्यू तुम तय करो, और हाँ, अब से जो मन करे पहनो बेटा। सच मम्मी जी? अब मैं सास कम और अच्छा इंसान ज्यादा बनूंगी। राधिका और सरला गले लगती हैं। शकुंतला, सुधा, रिद्धिमा, राजीव सब लोग उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो समझदारी दिखाते हुए अनजान ही बने रहते हैं। अरे समधन जी, सारी बातें बेटी से ही करोगे क्या? थोड़ा टाइम हमारे साथ भी बिता लो। सब लोग एंजॉय करते हैं। आदर्श बहू वही है जो समय और हालात के अनुसार ढल सके, और आदर्श परिवार वो जो बहू को खुलकर जीने दे। अल्ले अल्ले, चुप हो जा मेरी गुड़िया। माँ देखो ना, कितनी देर हो गई, पीहू रोना बंद ही नहीं कर रही। अरे बेटा, इसे भूख लगी होगी, तूने इसे दूध नहीं पिलाया क्या? नहीं माँ, किचन में दूध लेने गया था तो कनिका ने बोला कि अभी दूध गर्म हो रहा है। अच्छा ला, तू पीहू को मुझे दे दे और इसके लिए दूध लेकर आ। बेचारी भूख के मारे कैसे रो रही है। समीर की पत्नी योगिता की प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से अपनी बेटी पीहू को जन्म देते समय ही मौत हो गई थी, जिसके बाद समीर ही अपनी बेटी के लिए उसका पिता और उसकी माँ बन गया था। इसी तरह सब चल रहा था, तभी एक रात पीहू आधी रात को जोर जोर से रोने लगती है। अल्लाह, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों इतनी रात को रोई रोई कर रही है? मेरी गुड़िया को भूख लगी है? रो नहीं, हाँ, पापा अभी तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाते हैं। समीर पीहू को अपनी गोद में उठाकर किचन में दूध गर्म करने जाता है। तभी एक हाथ में पीहू और दूसरे हाथ में दूध का पतीला होने की वजह से समीर के हाथ से दूध का पतीला छूटकर नीचे गिर जाता है। उस आवाज से सुलोचना नींद नहीं दौड़ती हुई किचन में आती है। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? कैसी आवाज थी? कुछ नहीं माँ, मैं पीहू के लिए दूध गर्म कर रहा था तो पतीला हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अरे बेटा, तू पीहू को अंदर लेकर जा, मैं इसके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। सुलोचना पीहू के लिए दूध लेकर जाती है। बेटा, आखिर कब तक पीहू को तू अकेले संभालता रहेगा? तू पूरा दिन काम पर रहता है, तेरे पीछे से बच्ची को संभालने वाली कोई तो होनी चाहिए। मेरा भी कुछ पता नहीं मैं कब तक इसका ध्यान रख पाऊंगी। मेरी भी अब उम्र हो चली है। बेटा मेरी बात मान ले, अब तू दूसरी शादी कर ले, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बच्ची के लिए ही कर ले। माँ तुम तो जानती हो ना सौतेली माँ कैसी होती है। अगर उसने मेरी पीहू का ध्यान नहीं रखा और उसके साथ गलत बर्ताव किया तो बताओ मैं क्या करूँगा। मैं अपनी बच्ची को भले ही जैसे तैसे करके अकेले पाल लूंगा, लेकिन उसे किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं सौंपूंगा। अरे बेटा, इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा थोड़ी ना होता है। देख, मेरी नज़र में एक अच्छी लड़की है, वो पीहू का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेगी। मेरी मान बेटा, तू उस लड़की से शादी कर ले। पहले तो समीर दूसरी शादी करने के लिए राजी ही नहीं होता,
लेकिन अपनी माँ के बार बार समझाने पर वो पीहू के लिए दूसरी शादी करने के लिए मान जाता है और स्नेहा पीहू की दूसरी माँ बनकर उस घर में आती है। मेरी प्यारी राज दुलारी, तू है मेरी आंखों की लाली। अल्ले अल्ले देखो तो मम्मा को देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। स्नेहा बिल्कुल एक सगी माँ की तरह पीहू को प्यार करती थी, लेकिन उसका ये प्यार उसकी देवरानी कनिका को जरा भी बर्दाश्त नहीं था। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, पता नहीं ये स्नेहा नाम की आफत कहाँ से गले पड़ गई। देखो तो कैसे दुलार कर रही है अपनी सौतेली बेटी को। मुझे तो लगा था ये सौतेली है तो पीहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगी और घर वाले इसे अपने आप घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। लेकिन ये तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छी है। कनिका मैडम, अगर आपने इसे फंसा कर घर से नहीं निकलवाया तो जायदाद का बंटवारा होना तो पक्का है, और ऐसा हो इससे पहले आपको अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा। एक रात अच्छा हुआ समीर भैया काम करते करते आज बाहर ही सो गए। अभी इनके कमरे में जाती हूँ और स्नेहा मैडम की क्लास लगवाती हूँ। कनिका दबे पैर उनके कमरे में जाती है और पालने में सो रही पीहू को एक जोरदार चिमटी काटती है और उसके रोते ही वो तुरंत उसे गोद में उठा लेती है। अले अले पीहू बेटा रो नहीं बच्चा, चाची है ना तुम्हारे पास, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। हाँ, उन दोनों की आवाज से स्नेहा की आंख खुलती है। अरे दीदी, इतनी रात गए आप यहाँ, और पीहू कब जाग गई मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे कैसा शोर हो रहा है इतनी रात को, और तू यहाँ क्या कर रही है कनिका बहू? देख नहीं रही हूँ माँ जी, पीहू को चुप करवा रही हूँ। ये बेचारी कब से रोए जा रही है। इसकी नई माँ को तो इसकी कोई चिंता है नहीं। बच्ची यहाँ कब से रोए जा रही है और ये यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। ये सब क्या है स्नेहा? मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम मेरी बच्ची का ध्यान रखो, लेकिन तुम्हें तो पीहू की कोई फिक्र ही नहीं है। लाओ कनिका, पीहू को मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास ही सुला लूंगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। समीर गुस्से में पीहू को लेकर वहां से चला जाता है। अरे कोई बात नहीं स्नेहा बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तू पूरा दिन तो पीहू का ध्यान रखती है, थक जाती है ना, इसलिए कभी कभी गहरी नींद आ जाती है ना, तो आंख नहीं खुलती। इसकी आंख ना खुलने के चक्कर में मेरी, आपकी, सबकी नींद खराब हो गई। देखिए, बस कर कनिका बहू, तू सो जा। स्नेहा बेटा, हम भी जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद, मेरी गुड़िया आज नई ड्रेस पहनेगी, देखो मम्मा तुम्हारे लिए पिंक कलर का फ्रॉक लाई है। स्नेहा पीहू को बेबी पाउडर लगाकर कपड़े पहना रही थी, तभी कनिका जानबूझकर डोरबेल बजाती है। स्नेहा जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है, वैसे ही कनिका पीहू को एक्सपायरी डेट वाला पाउडर लगा देती है और पीहू की किट में उसकी बेबी पाउडर की जगह उसी एक्सपायरी डेट वाले पाउडर को रख देती है। थोड़ी देर बाद खुजली की वजह से पीहू परेशान होकर जोर जोर से रोने लगती है। क्या हो गया पीहू को? इतनी देर हो गई, वो रोए क्यों जा रही है? अरे बाप रे बाप, समीर भैया देखिए तो, ये तो पीहू को लाल लाल रेशेस हो गए। लगता है स्नेहा ने इसे कोई खराब वाला बेबी पाउडर लगा दिया है। एक बार चेक तो करिए समीर भैया, कहीं बेबी पाउडर एक्सपायर तो नहीं हो गया। एक मिनट मैं देखता हूँ। समीर पीहू की किट खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया स्नेहा? तुमने पीहू को एक्सपायरी डेट वाला पाउडर लगा दिया। एक्सपायरी डेट वाला? लेकिन मैंने तो अभी पिछले हफ्ते ही पीहू के लिए ये पाउडर खरीदा था और मैंने इसकी डेट भी चेक की थी। तो क्या ये अपने आप रखा रखा एक्सपायर हो गया? क्या हालत हो गई है रो रो कर पीहू की। समीर भैया, एक बार मुझे भी एक्सपायरी वाले पाउडर से ऐसी ही एलर्जी हो गई थी, तो विवेक जी मेरे लिए एक जेल लेकर आए थे, मैं वो लेकर आती हूँ, उससे पीहू को आराम हो जाएगा। अब आए दिन कनिका कुछ न कुछ ऐसा ही करती, जिससे घर वालों का गुस्सा स्नेहा पर बढ़ता ही जाता है। तभी एक दिन, अच्छा मौका है आज फिर से इसे सबसे डांट पड़वाने का। स्नेहा मैडम, तुम छत पर कपड़े सुखाओ, तब तक मैं अपना काम निपटाऊं। कनिका जल्दी से पीहू की फ्रूट वाली कटोरी में स्ट्रॉबेरी रख देती है। अब पीहू को थी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी, जिसके बारे में उनका पूरा घर जानता था। हे भगवान, देखो तो सही, हद हो गई है। तो अगर अभी पीहू को कुछ हो जाता तो। क्या हुआ कनिका बहू? क्या हो गया पीहू को? इस तरह तू चिल्ला क्यों रही है? मैं आपको बताऊंगी तो आप भी इसी तरह चिल्लाने लगोगी। ये देखिए स्नेहा ने पीहू को खाने के लिए स्ट्रॉबेरी दी हुई है। घर में सबको पता है कि पीहू को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, उसके बाद भी स्नेहा ने इसे स्ट्रॉबेरी दे दी।
अगर मैं ठीक समय पर ना देखती और पीहू ये स्ट्रॉबेरी खा लेती तो। हे भगवान, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। बाप रे बाप, ये तो स्नेहा बहू ने आज हद ही कर दी। स्नेहा बहू कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ। क्या हो गया माँ जी, सब ठीक तो है ना? भगवान का शुक्र है जो सब कुछ ठीक है, वरना तूने ठीक रहने जैसी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये देख, ये क्या है पीहू के खाने की कटोरी में? बाप रे बाप, ये तो स्ट्रॉबेरी है। पीहू को तो स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है ना? हाँ, पीहू को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है और ये जानने के बाद भी तूने पीहू को स्ट्रॉबेरी खाने के लिए दे दी। नहीं तो माँ जी, मैं पीहू को स्ट्रॉबेरी खाने के लिए क्यों दूंगी? मुझे तो पता भी नहीं कि इसकी कटोरी में ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से आई। अरे वाह, पीहू के खाने पीने का ध्यान तो तुम ही रखती हो। अगर तुमने इसे ये स्ट्रॉबेरी खाने के लिए नहीं दी तो क्या इसके पास ये स्ट्रॉबेरी अपने आप चलकर आ गई? उसी समय समीर भी ऑफिस से घर आता है। क्या ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने जानबूझकर मेरी बेटी को खाने के लिए स्ट्रॉबेरी दी? नहीं समीर जी, मैंने पीहू को स्ट्रॉबेरी खाने के लिए नहीं दी, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे? माफ करना, लेकिन भरोसा उन्हीं लोगों पर किया जाता है जो भरोसे के काबिल हो। एक सौतेली माँ पर भला कोई कैसे ही भरोसा कर सकता है, वो भी जब सौतेली माँ बच्ची के साथ ऐसी हरकतें करने लगे। सच कह रहा था मेरा समीर कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है, लेकिन उस समय मैंने इसकी कोई बात नहीं सुनी। अगर उस समय मैंने तेरी बात सुन ली होती तो अच्छा होता बेटा। मेरी बात कान खोल कर सुनो तुम, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर आज के बाद तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिना कुछ सोचे समझे अगली बार घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। सब लोग स्नेहा को सुनाकर वहां से चले जाते हैं। स्नेहा को उनकी बातों से बहुत ठेस पहुंचती है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद पीहू का तीसरा जन्मदिन आने वाला होता है और स्नेहा बिना किसी को बताए उसके बर्थडे की सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग में लग जाती है। केक भी ऑर्डर कर दिया, डेकोरेशन वाले को भी भूल दिया, गेस्ट की लिस्ट भी बना ली और पीहू की बर्थडे ड्रेस भी आ गई। अब क्या बाकी है? हाँ, मेरी नेल पेंट। स्नेहा नेल पेंट लगा रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। उफ़ो, माँ को भी अभी फोन करना था, मेरी सारी नेल पेंट खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, फोन स्पीकर पर कर लेती हूँ। हेलो, कैसी है बेटा? घर में सब ठीक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है। बस मैं पीहू के बर्थडे प्लानिंग में लगी हुई थी। इस बार मैंने उसके लिए चांदी की छोटी छोटी पायल खरीदी है। मेरी बेटी पायल पहनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी। अरे बेटा, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि तुझे अपनी सौतेली बेटी के लिए इतना सब करने की जरूरत क्या है? सौतेली है, सौतेली की तरह रख। ये तुम कैसी बात कर रही हो माँ? पीहू मेरे लिए कोई सौतेली नहीं है, मेरी सगी बेटी जैसी है। तुम उसके बारे में ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बेटा, अभी तू बहुत भोली है। उस पीहू को छोड़कर तू अब अपने बारे में सोच। जल्दी से अपना भी एक बाल गोपाल लिया, वरना उस घर में तेरी सौतेली बेटी की नैनी से ज्यादा तेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी। स्नेहा की माँ की इन बातों को कमरे के पास से गुजर रहा समीर सुन लेता है। तभी स्नेहा की नजर उस पर पड़ती है। अरे समीर जी, आप? माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। आप कब आए? बस अभी आया, लेकिन मुझे देखकर तुम अचानक घबरा क्यों गई? नहीं तो मैं भला आपसे क्यों घबराऊंगी? समीर उस बात को अपने मन में दबाकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद स्नेहा घर में पीहू के बर्थडे के लिए सरप्राइज पार्टी रखती है। थैंक यू सो मच स्नेहा, जो तुमने पीहू के लिए बर्थडे पार्टी रखी। काम के स्ट्रेस में मैं तो भूल ही गया था कि आज पीहू का बर्थडे है। हाँ स्नेहा बेटा, और तूने पीहू के लिए ये जो पायल ली है ना, बहुत ही प्यारी है। कितनी प्यारी लगेगी हमारी पीहू जब इन पायलों को पहनकर पूरे घर में छन छन की आवाज करते हुए दौड़ेगी। घर वाले तो पीहू की बर्थडे पार्टी से बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन घर वालों को स्नेहा के लिए इतना पॉजिटिव देखकर आप कनिका का खून खौल जाता है। इसे क्या लगता है ये इस तरह एक बर्थडे पार्टी रखकर इन सबका दिल जीत लेगी? मेरे होते हुए मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। कनिका बेटा, अगर तुझे स्नेहा को इस घर से बाहर निकलवाना है तो इस बार कुछ जोरदार करना होगा कि इसे बच पाने का कोई मौका ही ना मिले। अगले दिन घर पर बिजली का कुछ काम चल रहा था। तभी कनिका जानबूझकर बिजली के खुले तार को नीचे जमीन पर फेंक देती है और पीहू को गोद में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हे
भगवान, शुक्र है जो मैं सही समय पर आ गई, वरना न जाने आज क्या अनहोनी हो जाती। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है? हाँ कनिका बहू, क्या हो गया तुझे? जब देखो तब इसी तरह जोर जोर से चिल्लाती रहती है। चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं माँ जी। आपकी वो बहू पीहू को इस तरह यहाँ छोड़कर चली गई। उसने ये भी नहीं देखा कि इस कमरे में बिजली के खुले तार पड़े हुए हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर पीहू इनको हाथ लगा देती तो जानती भी है क्या अनहोनी हो जाती। ओह माय गॉड, ये तो लापरवाही की हद हो गई। लापरवाही या ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है समीर भैया। मैंने कितनी बार स्नेहा को उसकी माँ से फोन पर बात करते हुए सुना है, और हर बार वो यही कहती है कि इस बच्ची को हटाओ और अपनी बच्चे के बारे में सोचो। वो तो पीहू को बस अपना जरिया बनाकर घर की आधी जायदाद लेना चाहती है। देखो समीर भैया, मैं अपनी पीहू से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अब उसे स्नेहा के पास नहीं छोड़ सकती। न जाने कल को वो हमारी पीहू के साथ क्या करती। अगर मेरा बस चलता ना तो इस हरकत के बाद मैं उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती। ठीक कह रही हो कनिका, स्नेहा को अब मैं इस घर में रहने नहीं दे सकता। जो मेरी बच्ची को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। स्नेहा, स्नेहा! क्या हुआ समीर जी? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? देखो, जो तुम चाहती थी ना वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या मतलब समीर जी, मैं क्या चाहती थी और क्या नहीं हुआ? मेरे सामने अब ज्यादा भोली बनने का ड्रामा मत करो। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने पीहू को नुकसान पहुंचाने के लिए ही इस रूम में छोड़ा था। अगर इन खुले वायर से मेरी बेटी को करंट लग जाता तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होता ना। मेरी बीवी होने के नाते तुम्हें घर की आधी जायदाद जो मिल जाती। ये सब आप क्या कह रहे हैं समीर जी? आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं पीहू को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। मेरे ऊपर इतना खिलौना इल्जाम लगाने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लेते। तुम ये बिल्कुल मत सोचना स्नेहा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। उस दिन मैंने तुम्हारी माँ के फोन पर सारी बातें सुन ली थी। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैंने वो बातें सुन ली है, इसलिए तुमने मेरा ध्यान भटकाने के लिए पीहू की बर्थडे पार्टी रखी। कितनी चालाक हो तुम, और मैं इतना बेवकूफ कि तुम्हारी ये चालाकियां समझ ही नहीं पाया। वो तो अच्छा है कि कनिका ने पीहू को बचा लिया, वरना आज तुम्हारी वजह से। पास कर बेटा, इससे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इससे तो तू इसी वक्त घर से धक्के मार कर निकाल दे। ये लड़की हमारी पीहू की माँ बनने के लायक ही नहीं है। स्नेहा रोते हुए सबको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कनिका के रचे इस षड्यंत्र की वजह से कोई स्नेहा की बात पर भरोसा नहीं करता और समीर धक्के मारकर उसे घर से निकाल देता है। तभी पीहू भी ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। बेटा, लगता है इस सब से पीहू डर गई है। एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर इसे घुमाने के लिए मार्केट लेकर चलते हैं। वहाँ थोड़ी देर घूमेगी फिरेगी तो इसका मन बहल जाएगा। समीर और सुलोचना पीहू को मार्केट लेकर जाते हैं। वो पीहू के लिए एक ड्रेस खरीदने लगते हैं। तभी पीहू उनके ध्यान से बचकर बाहर रोड की तरफ निकल जाती है। उसके सामने से तेज रफ्तार में एक गाड़ी आ रही थी और तभी वहाँ से गुजर रही स्नेहा की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये तो मेरी पीहू है, ये गाड़ी वाला तो इसे टक्कर मार देगा। पीहू, पीहू! पीहू को बचाने के लिए स्नेहा जैसे ही उसे पीछे की तरफ धक्का देती है, उस गाड़ी से उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। स्नेहा! अच्छा हुआ जो सही समय पर ये औरत यहाँ गई, वरना इस बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता। मतलब मेरी पीहू को बचाने के लिए स्नेहा खुद गाड़ी के आगे आ गई। समीर और सुलोचना जल्दी से स्नेहा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ समय बाद स्नेहा होश में आती है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मैंने हमेशा पीहू के लिए तुम्हारे प्यार पर शक किया, यहाँ तक कि तुम्हें घर से भी निकाल दिया। अगर तुम्हें पीहू से प्यार ना होता तो तुम कभी उसके लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालती। मुझे तुम्हें समझने में बहुत देर लग गई। हाँ बहू, मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया। तूने तो हमेशा पीहू को अपने सगे बच्चे की तरह प्यार किया, लेकिन हम कभी तेरे प्यार को समझ नहीं पाए। हमें माफ कर दे बेटा। प्लीज आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए माँ जी, इसमें आपका नहीं बस हालातों का दोष है। मेरी पीहू तो ठीक है ना? हाँ स्नेहा, हमारी पीहू बिल्कुल ठीक है। अब तुम हमारे साथ घर चलो और घर चलकर अपनी बेटी को संभालो। स्नेहा के मन में पीहू के लिए सच्चा प्यार आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है
और कनिका के रचाए सारे षड्यंत्र आखिर में धरे के धरे रह जाते। शांति नगर में रहने वाली मधु ने अपने परिवार को हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा था। पति धर्मेश हो या दोनों बेटे अंबुज और अनिल, ऐसा कोई नहीं था जो मधु की बात को काट दे। धर्मेश भी ये बात समझता था कि अनुशासन से ही परिवार को चलाया जा सकता है, इसलिए उसने कभी भी मधु के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था। पिता को माँ का सम्मान करते देख दोनों बेटे अनिल और अंबुज भी हमेशा माँ के कहे को पत्थर की लकीर समझकर उनके आदेश का पालन करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अनिल और अंबुज एक नवयुवक बन गए। जब तक अनिल और अंबुज की शादी नहीं हुई थी तब तक तो मधु का परिवार खुशी खुशी एक छत के नीचे रह रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कुर्सी किसी की भी हो, एक समय के बाद हिलती जरूर है। तुमने सारा जीवन बस घर संभाला है और बहुएं दोनों नौकरी करने वाली ले आई हो। कल को इस बात को लेकर बहू के साथ मन मुटाव तो नहीं हो जाएगा ना तुम्हारा? बहुओं के नौकरी करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस घर की सुख शांति भंग ना हो जाए इस बात की चिंता है मुझे। आप क्यों चिंता करते हैं जी? जैसे मैंने अपने दोनों बच्चों को संभाला है, बहुओं को भी संभाल लूंगी। वो भी तो हमारे घर आकर हमारी बेटी ही बन जाएंगी ना। फिर मन मुटाव जैसी बात कहाँ से आती है? आप बेफिक्र रहिए, आपके घर को मैं आगे भी वैसे ही चलाती रहूंगी जैसे आज तक चलाती आई हूँ। पत्नी मधु की बात सुनकर धर्मेश खुशी खुशी अपने बेटों की शादी जानवी और दिशा के साथ कर देता है। शादी के बाद भाभी, मम्मी जी के इतने सख्त रवैये के कारण मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। घर पर तो माँ जी के हिसाब से ही खाना बनता है, इसलिए आज मैं और अंबुज ऑफिस के बाद डिनर के लिए जाने वाले हैं। आप चलेंगी क्या? अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हें ऑफिस के बाद सिटी मॉल में मिलती हूँ। पहले मूवी देखेंगे, उसके बाद बाहर ही डिनर करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है भाभी, तो फिर डन। शाम को ऑफिस के बाद जानवी, दिशा, अंबुज और अरुण मिलकर सिटी मॉल जाते हैं और फिल्म देखने के बाद साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद, भैया एक गलती हो गई हमसे। अरे ऐसे क्या बात हो गई? अरे हमने मम्मी को तो बताया नहीं था कि आज हम लोग डिनर और मूवी के लिए बाहर रुकने वाले हैं। रोज हम लोग 6:30 तक घर पहुंच जाते हैं, 10:30 बज गए। मम्मी परेशान हो रही होंगी। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कभी कभार हम अपनी पत्नियों के साथ डिनर पर तो जा ही सकते हैं ना। तू चिंता मत कर, मम्मी सब समझ जाएंगी। अंबुज और अरुण अपनी पत्नियों के साथ जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माँ मधु बाहर पोर्च में टहल रही हैं। बेटा, कहाँ रह गए थे तुम चारों? कितना लेट हो गया? एक साथ ही थे क्या? हाँ माँ, वो ज़रा काफ़ी दिनों से बाहर खाना खाने का मन था। आज ऑफिस से थोड़ा टाइम से निकल गए थे तो हमने सोचा लगे हाथ फिल्म भी देख लेते हैं। बेटा, अगर बाहर घूमने का विचार था तो कम से कम फोन करके बता तो देते। मैं कब से खाने के लिए तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। क्या माँ, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो पार्क से खेलते हुए गायब हो जाएंगे। अब सड़क पर टहलकर हमारा इंतजार क्यों करी हो? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन एक फोन तो तुम कर ही सकते थे। आज से पहले तो ऐसी लापरवाही तुमने कभी नहीं की, फिर आज ऐसा क्यों हो गया? अरे माँ जी, मैंने सोचा था कि आपको फोन करके बता देंगे, लेकिन जब आपको फोन मिलाया ना तो नंबर ऑफ जा रहा था, इसलिए आप तक खबर नहीं पहुंचा सके। ठीक है, जाने दो ये सब बातें। चलो खाना तैयार है, जल्दी से खाना खा लो, फिर समय से सो जाओ। सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा ना। माँ जी आप खा लीजिए, हमने बताया ना हम चारों बाहर से खाना खाकर आए हैं। पता नहीं आप क्यों भूखे पेट इंतजार कर रही थी हमारा। बहू की बात सुनकर मधु वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह, अरुण, अंबुज, बेटा घर के कुछ नियम कानून होते हैं जिनको मानना परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। इस बात का ध्यान रहे कि जैसा तुम दोनों ने कल किया ऐसा आगे से ना हो। माँ, अब हमारी शादी हो गई है, आपकी बहुओं के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अब हम वो छोटे अरुण अंबुज तो नहीं रहे जो आपके कहे हर हुक्म को बिना कुछ सोचे समझे बस यूं ही मानते रहे। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन हर चीज एक दायरे में रहकर करना सही होता है। तुम्हारी शादी हो गई है, इससे मेरे घर के नियम नहीं बदलने वाले। मैंने हमेशा नियमों के दायरे में रहकर ही इस घर को चलाया है। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि ये घर हमेशा घर बना रहे तो मेरी बात तो तुम्हें माननी ही होगी। शाम को अरुण और अंबुज माँ के फरमान के बारे में अपनी पत्नियों को बताते हैं। ये क्या बात हुई भला? बस बहुत हो गया, 3 साल से मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ।
लेकिन अब मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई है। अब माँ जी की ये तानाशाही मैं और नहीं सहन करने वाली। मैं कल ही माँ जी से आमने सामने बात करती हूँ। अगले दिन, माँ जी आपको पता है पुराने समय में तानाशाही का अंत क्यों हुआ था? क्योंकि तानाशाह सरकारें सिर्फ अपने हुक्म को ही सबसे बड़ा और सही मानती थी। बाकी किसी के विचार और शब्दों का उनके लिए कोई मायने नहीं था। लेकिन ये 21वीं सदी का भारत है, देश में लोकतंत्र चल रहा है। मतलब अब कोई भी अपनी मनमानी नहीं चला सकता, और अगर किसी ने चलाने की कोशिश की तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बहु इतिहास मैंने भी पढ़ा है, हिस्ट्री से बीए करी है मैंने। फिर आज ये कहानी मुझे सुनाने का क्या मतलब है? आप मेरे कहने का मतलब शायद समझी नहीं माँ जी। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अब आपकी तानाशाही मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेहतर होगा अब आप तानाशाही छोड़कर लोकतंत्र अपना लो। क्या कहा? तानाशाही? मैं तानाशाही चला रही हूँ? पिछले 30 सालों से मैं ये घर चला रही हूँ। सबकी खुशी पसंद नापसंद का हरदम ख्याल रखा है मैंने। तुम दोनों नौकरी करती हो, सुबह घर छोड़कर निकल जाती हो, सब कुछ अकेले अपने दम पर संभाल रखा है, और तुम इसे तानाशाही का नाम दे रही हो? रहने दीजिए माँ जी, भाभी एकदम सही कह रही हैं। अरे आप तो हम सभी पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे हम किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप हमारी वार्डन। हम कितने बजे घर आएंगे, कहाँ बैठकर खाएंगे, क्या खाएंगे, सब आप ही तो डिसाइड करती आई हैं। आपको क्या लगता है आपके अलावा घर में किसी और की कोई इच्छा या पसंद हो ही नहीं सकती? अरे थक गए आपकी रूल बुक को फॉलो करते हुए। माँ जी, स्कूल के बच्चों को भी 12वीं के बाद छूट दे दी जाती है, लेकिन आपके बेटे तो शादीशुदा हो गए, लेकिन आपके अनुशासन में कोई ढिलाई नहीं आई। रात में रायता नहीं खाना, 8 के बाद डिनर नहीं करना, जब तक पूरा परिवार ना आ जाए खाना नहीं खाना। आज दाल बनानी है तो आज पनीर। ये सब किसकी मर्जी से हो रहा है माँ जी? और जब पूरी सत्ता किसी एक के हाथ में होती है ना, तो माँ जी उसे तानाशाही ही कहते हैं। माफ करना बेटा, लेकिन इस घर पर तानाशाही करने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं तो बस इतना चाहती थी कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे। बहू की बात से मधु के मन को गहरी ठेस पहुंची थी। अगले दिन, बेटा अंबुज, अरुण, मैंने काफी सोचा, और बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि शायद तुम्हारी पत्नियां ठीक ही तो कहती हैं। तुम दोनों अब शादीशुदा हो, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें किसी भी बंधन में बांधकर जीने को मजबूर करूं। इसलिए मैंने सोचा है कि आज के बाद इस परिवार की मुखिया के पद से मैं हट जाऊं, उसी में सबकी भलाई है। आज से तुम चारों स्वतंत्र हो, जिसे जहां जाना हो, जिसके साथ जाना हो, जब तक बाहर रहना है आराम से रहो। मैं किसी को कोई भी रोक टोक नहीं करूंगी। सास की बात सुनकर दोनों बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये हुई ना बात, विरोध करने से बड़ी सी बड़ी समस्या हल की जा सकती है। माँ जी ने अपने हाथ खींच लिए, मतलब हमारे घर में लोकतंत्र स्थापित हो गया। लोकतंत्र मतलब हम सभी अब सासू माँ की मनमानी से स्वतंत्र है और अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकते हैं। देखो बहुत हो गया ये एक टेबल पर बैठकर सबका इंतजार करना। सबसे पहले तो मैं ये नियम ही बदलने वाली हूँ। अरे यार, अपनी प्राइवेसी भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? हम शादीशुदा लोग हैं, हमारा भी कभी मन कर सकता है कि हम अपने पति के साथ थोड़ा समय बिताएं, अकेले में कैंडल लाइट डिनर करें या बाहर कुछ खा लें। लेकिन हमें तो लकीर का फकीर बनाकर रखा था माँ जी ने। अब मैं ना खूब एंजॉय करने वाली हूँ सच में। ठीक कह रही हो, कोई अपने कमरे में खाए या डाइनिंग टेबल पर, मुझे भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं। अरे भाई, जिसको जब भूख लगे तब खाना खाए, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। इतने सालों से सास के कंट्रोल में रहने के कारण दोनों बहुएं अब अपनी मनमानी करने को जैसे छटपटा रही थी। अगले कुछ दिन तो घर का डाइनिंग टेबल पड़ा धूल ही छनता रहता है, लेकिन कोई भी उस पर बैठकर भोजन नहीं करता। दोपहर के समय, मधु आ जाओ, खाना बन गया है, आज डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। नहीं, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। अरे भाग्यवान, बच्चों के ऊपर तुम्हारे यूं बुझे रहने से और अपने कमरे को कोप भवन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेहतर होगा तुम अब घर के नए तौर तरीके के अनुसार जीना सीख लो। देखो, जिस टेबल पर हर समय तरह तरह के पकवान सजे रहते थे, आज वो टेबल धूल से अटी पड़ी है। तुमने घर की जिम्मेदारी बहुओं के ऊपर क्या छोड़ी, घर का माहौल ही बदल गया। ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही घर है। छोड़िए ना ये सब बातें, जिसमें बेटे बहुओं की खुशी उसमें मेरी खुशी।
कुछ दिनों में पति के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने और अपने कमरे में कैंडल लाइट डिनर करने के बाद अब दिशा और जानवी परेशान थे कि आगे क्या करें, क्योंकि रोज रोज बाहर घूमना न तो उनका बजट अलाउ कर रहा था और न ही ऑफिस से आकर उतना समय बचता था। देखो, मैं अंबुज के साथ जरा बाहर तक जा रहा हूँ, तुम मेरा वेट मत करना, खाना खा लेना। अरे कहाँ जा रहे हो, ये तो बताते जाओ, और कब तक आओगे? और ये क्या बात हुई कि मैं खाना खा लूं? मुझसे ऐसे अकेले अकेले खाना नहीं खाया जाता, खाना तो हम साथ में ही खाएंगे। हाँ। अरे दिशा, ये माँ की तरह हिटलर पंथी की बात करना बंद करो। अरे भूल गई क्या, अब हम सब आज़ाद है, कभी भी कहीं भी जाने की आज़ादी है हम सभी को। तो मैं कब आऊँगा, कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, ऐसी बातें करके मेरा मूड और अपना समय बर्बाद ना करो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। आपको पता है ना, मुझे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए पूछ रही थी। देखो, ये बच्चों की तरह जिद करना ना बंद कर दो, और अकेले खाने की क्या जरूरत है, जानवी है ना, उसके साथ खाना खाओ, उसकी कंपनी एंजॉय करो। पतियों के जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी उदास मन से साथ बैठकर खाना खाती हैं। अरे ये उदास होने का नहीं, सेलिब्रेशन करने का टाइम है। ठीक है ना, वो दोनों साथ में चिल कर सकते हैं, तो हम दोनों क्यों नहीं? आज के बाद हम लोग भी अपना अपना अलग ग्रुप बनाकर साथ में एंजॉय करेंगे और हंसी खुशी रहेंगे। अब ये तो लगभग रोज का ही क्रम हो गया था। ऐसा लगता था पूरा घर ही दो खेमों में बट गया है। एक खेमे में मर्द थे और दूसरे में औरतें। दोनों ही खेमे अपनी अपनी दुनिया में पूरी तरह से मग्न थे। भाभी चलो ना, आज हम दोनों शॉपिंग के लिए चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है। मॉल में पहुंचने के बाद पता नहीं क्यों अकेले यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, चलो ना हम घर चलते हैं। क्या भाभी, आपको तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है ना? फिर अरे पसंद है, लेकिन ऐसे अकेले अकेले घूमने में ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा। चलो ना घर चलकर इन दोनों के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं, फिर सब साथ में मिलकर खाएंगे। बहुत दिन हो गए ना सबने साथ में डिनर नहीं किया। हाँ, ये बात तो आपने एकदम सही कही, साथ बैठकर खाने का मज़ा ही अलग होता है। चलो घर चलकर आज स्पेशल डिनर बनाते हैं। शाम को 7 बजे हम बाहर घूमने जा रहे हैं, आते हैं कुछ देर में। अरे ये क्या बात हो गई आप लोगों की, साथ बैठकर चाय तक पीना जरूरी नहीं समझते आप? रोज शाम को निकल जाते हैं और फिर देर रात घर लौट कर आते हो। साथ खाना तो दूर, आप लोग तो घर में खाना ही नहीं खाते, पता नहीं कहाँ और किसके साथ जाकर खाते हो। अरे क्या हो गया आप लोगों को, हम घर में खाए या बाहर, क्या फर्क पड़ता है? बड़ी मुश्किल से माँ की तानाशाही खत्म हुई है, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। और अगर दोनों चाहो तो तुम भी बाहर घूमो, पार्टी करो, शॉपिंग करो, जो मन करे करो, लेकिन प्लीज हमें टोका टोकी बंद कर दो। अरे अम्बू छोड़ना इन लोगों को। तो सुन, आज ना सारे पुराने दोस्तों को फोन करके बुला ले, आज सब मिलकर महफिल जमाते हैं। क्या बोलते हो भैया, अपनी चाय की टपरी पर बुला ले सबको, और ताश भी मंगवा ले, आज तो बस मजा ही आ जाएगा। बाहर दोस्तों के साथ मस्ती करने का प्लान बनाकर दोनों भाई घर से निकल जाते हैं। लो चले गए दोनों भाई तो। चलो भाभी, हम जल्दी जल्दी अपना स्पेशल डिनर बना लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जल्दी जल्दी अपने पतियों के लिए स्पेशल डिनर तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर लगाकर उनका इंतजार करने लगती है। भाभी 9 बज गए, लेकिन इन दोनों का तो अभी तक कोई अता पता नहीं। पता नहीं ये लोग कब लौट कर आएंगे। हम लोग तो रोज 8 बजे तक डिनर कर लेते हैं, पहले ही इतना लेट हो गया है। तुम ऐसा करो ना, फोन करके पूछ लो ये दोनों कितनी देर में घर आएंगे। माँ बाबूजी भी अभी तक वेट कर रहे हैं। जानवी अपने पति को फोन लगाती है, लेकिन अंबुज और अरुण दोनों ही फोन उठाने के बजाय बार बार फोन कट करते रहते हैं। भाभी ये लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे, बार बार रिंग जा रही है लेकिन फोन काट रहे हैं। ऐसा करते माँ बाबूजी को तो खाना लगा देते। जानवी अपने सास ससुर को खाना लगा देती है और फिर से आकर टेबल पर बैठकर पति के लौटने का इंतजार करने लगती है। जानवी, मेरा मन आज बहुत उदास है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पति पत्नी एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। अरुण तो जैसे आजकल मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। ऑफिस से आने के बाद दोनों भाई ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। एक वो समय था जब हम लोग शाम की चाय से लेकर डिनर तक साथ में बैठकर ही क्या करते थे, और एक आज का समय है परिवार में किसी को किसी से मतलब ही नहीं रहा। हर कोई बस अपने बारे में सोच रहा है। ठीक कह रही हैं भाभी आप। शुरू में तो मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ किटी करना, शॉपिंग पर जाना और अपनी मनमानी करना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आखिर कोई कितने दिन ये सब कर सकता है, क्योंकि असली सुख तो परिवार के साथ ही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज़ादी के बदले में
हमने अपने परिवार की एकता को खो दिया है। ठीक कहती हो तुम जानवी, लेकिन शायद अभी भी देर नहीं हुई। हम दोनों माँ जी के पास चलते हैं। माँ जी इन दोनों को समझाएंगी और वो माँ जी की बात कभी नहीं टालेंगे। माँ जी देखिए ना, आपके दोनों बेटे रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के चक्कर में खाना तक समय से नहीं खाते। आज भी 10 बज रहे हैं, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है। अरे बेटा, इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम दोनों ही तो चाहती थी ना कि मैं तुम लोगों के बीच में ना बोलूं, तो फिर अब मेरे पास आने का क्या मतलब है? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि आपने आज तक जो कुछ भी किया परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए किया। आपके बनाए हुए नियम कोई तानाशाही नहीं थे, बल्कि उन्हीं नियमों के कारण हम सब आज तक एक दूसरे के साथ प्रेम से बंधे हुए थे। जब से सबको अपनी मनमानी करने की छूट मिली है, इस घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाना हमें मुसीबत लगा करता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने में जो सुख था, वैसे अलग थलग पड़े रहने में कभी नहीं मिल सकता। बहुओं के बार बार माफी मांगने पर मधु उन्हें माफ कर देती है। अगले दिन दोपहर के समय, देखा, हम दोनों ने कहा था ना आपसे कि आपकी बहुओं को सही रास्ते पर ना ले आए तो हम भी आपके बेटे नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? माँ, उस दिन जब आपने आकर हमें बताया ना कि आपकी दोनों बहुओं ने आपके ऊपर तानाशाही करने का इल्जाम लगाया है, तभी हमने सोच लिया था कि अब हम इन्हें एहसास दिलाकर रहेंगे कि जिस लोकतंत्र की वो मांग कर रही है, वो अपने साथ ना सिर्फ आज़ादी लाएगा, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उन दोनों को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए हम जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में दोनों देवरानी जेठानी की अकल ठिकाने आ गई। दोनों बेटों की सूझबूझ के कारण पूरा परिवार वापस एक हो गया था और घर में एक बार फिर से मधु की सत्ता स्थापित हो गई थी।